नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है अपना उत्तराखंड के बुलेटिन का और सीधा आपको लिए चलेंगे देहरादून, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सौर कौतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। सुंदरम जी, रंजना जी, अपर सचिव, एमडी यूपीसीएल, यूजेबीएनएल, पिटकुल एवं सभी आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी अधिकारीगण, सभी सौर ऊर्जा के इस उपक्रम को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने में जिन्होंने शुरुआत की है, ऐसे आए हुए सभी हमारे महानुभाव, मैं इस अवसर पर अपने पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, सभी विभिन्न संस्थाओं से, कंपनियों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस ऐतिहासिक सौर कौतिक के प्रारंभ होने पर आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, सौर समृद्ध उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत ये मेला ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राज्य के सतत विकास की दिशा में एक अपने आप में बहुत ही विशिष्ट पहल है। इस मेले में सौर ऊर्जा से जुड़ी सभी योजनाओं, उनके लाभों और विभिन्न प्रकार के ऊर्जा उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्रदान की जा रही है। अभी एक सौर वैन को हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई थी और उसमें किस प्रकार से बताया गया है कि एक परिवार में जहां बिल 4,000 रुपये के करीब आता था और जब से उन्होंने इस सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू किया, इस दिशा में वो आगे बढ़े, वो बिल घटकर 500 से 800 रुपया हो गया। आज प्रदेश के सभी नागरिक सौर ऊर्जा के लाभों के बारे में जागरूक हों और इसे अपनाकर हमारे राज्य को, उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। इसके पीछे यह हेतु भी है कि अधिकाधिक घरों तक जो भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, वो पहुंचे। मैं इस मेले को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे उरेडा, यूपीसीएल, यूजेबीएनएल, पिटकुल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बहुत बधाई देता हूं। उनको मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जीवाश्म आधारित ईंधन के स्रोत सीमित हैं और इनके प्रयोग के द्वारा पर्यावरण को भी अत्यधिक हानि होती है। हमें उस ओर भी सोचना चाहिए। अगर हम उस दिशा में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम इस सौर ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे और वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा के जो स्रोत है वो असीमित है और ये हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने में भी अपना योगदान देते हैं। और इसी विशेषता को देखते हुए, सौर ऊर्जा की इसी विशेषता के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज देश भर में लगातार सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है और ये लक्ष्य हर एक देशवासी का लक्ष्य है। इसके साथ ही 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन यानी कि कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सौर ऊर्जा को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति लागू की है और एक लक्ष्य हमने भी रखा है कि 2027 तक 14,000 मेगावाट सोलर क्षमता हमको प्राप्त हो। और मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का कौतिक है, इस प्रकार का आयोजन है,
ये हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता करेगा। इसी दृष्टि के साथ हम 100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट भी स्थापित कर रहे हैं। हमने पिछले आम बजट में इसका प्रावधान किया था और आगे भी ये क्रम हम अनवरत रूप से जारी रखने वाले हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एक ज्वाइंट संयुक्त रूप से 70% की सब्सिडी भी दी जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक करीब राज्य के अंदर 11,000 लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। इसके साथ ही घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना पर भी 30 से 50% का अनुदान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापना के माध्यम से राज्य के जो हमारे स्थायी निवासी हैं उनको स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने क्राइम मीटिंग ली है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। विकास नगर के साथ डोईवाला शाहजपुर में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए। सभी सीओ को पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ बाहरी प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों के सत्यापन पर जोर दिया जाए, इसका भी निर्देश दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां क्राइम मीटिंग एक देखिए रखी गई है, जिसमें आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने ये क्राइम मीटिंग ली है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने हैं, ये निर्देश दिया गया। विकास नगर डोईवाला में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड सरकार ने ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख को प्रशासक बनाया है। आदेश के तहत उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों में अगले 6 महीने तक निवर्तमान प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुखों के लिए ये व्यवस्था लागू रहेगी। पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार को चुनाव न होने पर 6 महीने से ज्यादा की अवधि तक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। राज अधिनियम 2016 की धारा 130(6) में राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो जब इलेक्शन नहीं हो पा रहे हों तो 6 मास से अनधिक अवधि के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकती है। इसी के तहत राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय पूर्व में लिया था। अभी राज्य सरकार ने एक बार पुनः इस पर मैटर पर विचार किया कि क्या क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ग्राम प्रधान को भी निवर्तमान जो लोग हैं उनको प्रशासक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभागीय मंत्री जी द्वारा जो पंचायती राज लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, जो इसको हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें जो उत्तराखंड की हैं, उनके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार हमारे द्वारा कोरोना में पूरी तरीके से नियंत्रण रखते हुए ग्राम पंचायतों के स्वास्थ्य को लेकर विश्वास सरकार का जीता था, सरकार ने उसी पर अपनी मोहर लगाई है और पुनः हमको सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर अपनी जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी और पूरी हमारे सतपाल महाराज जी सहित संपूर्ण उत्तराखंड की सरकार और समस्त अपने जितने भी हमारे विधायकगण हैं उन लोगों ने इस पर मदद करी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये ऐतिहासिक निर्णय प्रशासक बनाने का दिया गया है, मैं उसका पूरे प्रधान संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। उत्तरकाशी पुलिस का लगातार चेकिंग अभियान जारी है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 70 और नशे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 15 लोगों के चालान काटे गए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाकर नशे अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर नजर रखी जा रही है। शराब पीकर चलाने वालों की गाड़ियों को सीज भी किया गया।
उत्तरकाशी के धनारी पट्टी के मंचकोट में पांडव लीला का 4 दिवसीय आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने पांडव लीला का सफल मंचन किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लोग पांडवों को भगवान का अवतार मानते हैं और पांडव लीला के माध्यम से अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। पांडवों के जीवन से जुड़े धार्मिक मूल्यों को जीवित रखते हैं। यह अभिलाषा भीमपुत्र बबरीक की खटीमा क्षेत्र के सुदूरवर्ती वन क्षेत्र में 5 दिवसीय भारामल मेले में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लगातार भारामल बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम जारी है। दरअसल कई सालों से खटीमा के क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक भारामल बाबा परिक्षेत्र में हर साल मेले का आयोजन किया जा रहा है। 15 तारीख को समापन हुआ। आज भी भंडारा है। 15 तारीख को, 16 तारीख को भी भंडारा होगा और 17 तारीख को कड़ी चावल का भंडारा होगा। और बहुत बहुत दूर से पब्लिक आती है। सिद्ध स्थान है भारामल बाबा का। 15 किलोमीटर से बाद शहर और गांव पड़ते हैं। 15 किलोमीटर के अंदर कोई गांव नहीं पड़ता है। ये वन जंगल में भारामल बाबा का स्थान है। काशीपुर में गुरुद्वारे की शांत फिजाओं में 9 दिसंबर को अचानक गोलियों की आवाज गूंजने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पंचायत के बीच गोली चलाकर दबंगई दिखाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि काशीपुर में 9 दिसंबर को गुरुद्वारे में हुई एक पंचायत जो विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई थी, अचानक जंग का मैदान बन गई। गुस्से और दबंगई के बीच फायरिंग की आवाज ने पंचायत को हिला दिया। दो पक्षों द्वारा दुर्लभोजी जो गुरुद्वारा है उसमें पुराने किसी विवाद को निपटाने को लेकर पंचायत की जा रही थी और वहां पे किसी द्वारा फायरिंग की सूचना हमको मिली थी। तो जसपुर थाने में हमने 9 तारीख को यह मुकदमा पंजीकृत किया था। सिमरनजीत जी की तहरीर थी। उसमें से एक अभियुक्त को जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी हमारी टीम द्वारा कल रात को गिरफ्तार किया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर विकासनगर से है, जहां 2 समुदायों से जुड़े प्रेम प्रसंग का मामला तूल पकड़ने लगा है। अपने घर से बिना बताए फरार हुए लड़का और लड़की के परिजनों ने ग्रामीण के साथ थाने में धरना दिया। 2 समुदाय से जुड़े लड़का और लड़की पिछले 5 दिनों से फरार हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ग्रामीणों के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग कर चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसकी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी। अब तक पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा था। कल से हमने धरना प्रदर्शन किया तो अब हमें लगा है कि हाँ, पुलिस प्रशासन कुछ काम कर रहा है और अभी भी हमें सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द लड़की आप लोगों के या हमारे कब्जे में होगी और आप लोगों को बरामद करा दी जाएगी। और क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। गांव में कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे जा रही है। हम चाहते हैं कि माहौल बिगड़ने से पहले पुलिस प्रशासन अपना काम करे। जिसके भी साथ लड़की है उसको पेश कर दे। आप लोग अभी धरने में बैठे थे, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि बहुत जल्द ये कह के हमें उठा दिया गया कि भाई लड़की अगर कहीं गलत जगह भी चले गई तो उसको अगर नारी निकेतन भिजवाने का काम हम करेंगे। एक युवती जो कि बालिग है वो एक युवक के संग गई है। इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग भी पंजीकृत किया गया है, जिसकी तलाश हेतु हमारे द्वारा कई टीमें भेजी गई हैं, जिसमें एक टीम दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि की ओर को गई है और एक हिमाचल की ओर को गई है और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि तुरंत बरामदी हो जाए। नहीं था, ये अभी पूछने के लिए आए हैं कि क्या प्रगति है। धरना तो नहीं कहा जा सकता इसे। खबर चंपावत से है, जहां लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत चौडला ग्राम का डूंगाबोरा सड़क सुविधा से वंचित है। गांव में रहने वाली महिला की अचानक तबीयत बिगड़ी, लेकिन सड़क न होने से बीमार महिला को ग्रामीण डोली के सहारे 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करके दिगाली चौड़ तक लाया गया, जहां से गाड़ी के जरिए 25 किलोमीटर दूर इलाज के लिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय महिला को पहुंचाया गया। वहीं डॉक्टर अमर सिंह कोटियाल ने कहा, डूंगाबोरा आज तक सड़क सुविधा से महरूम है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे सड़क तक लाया। देखो, इतनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ना हमारे इधर रोड की सुविधा, ना हमारे इधर रोड की सुविधा, ना रास्ते की सुविधा कोई।
खबर चंपावत से है। लोहाघाट नगर में जगह जगह पानी की लाइन में लीकेज होने के कारण पानी की किल्लत होने लगी है। लोगों की पानी की लीकेज होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लीकेज को लेकर जल संस्थान के अधिकारी गंभीर नहीं आ रहे हैं। जल संस्थान की कार्य प्रणाली पर पालिका के निवर्तमान सभासद राजकिशोर शाह, दीपक शाह ने नाराजगी जताते हुए जल संस्थान के अधिकारियों से लीकेज को ठीक करने की मांग की है। को मैं कहूँगी राहत मिल रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों की आंखों में प्रॉब्लम थी जो उन्हें नहीं पता था। मोतियाबिंद था, उन्हें नहीं पता था, तो आज पता लगा तो कम से कम अपने आंखों का इलाज करवा पाएंगे। अगर चश्मा लगना ज़रूरी है तो लगा पाएंगे। काफ़ी लोगों से बात हुई तो कह रहे थे कि आंखें दुख रही हैं हमारी, तो उन्हें बताया गया कि ड्रॉप्स दिए गए फ्री कि आप फिलहाल ये डालिए, उसके बाद चश्मा बनवाइए, उससे आपको आंखों में राहत मिलेगी। जगह जगह हमारे पाइप फटे हुए हैं। जो मेन अभी हमारा है वो हथरंगिया के पास फटा है, मंदिर के पास। वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो ये पानी रोड में लीकेज हो रहा है, ये सब हमारी दुकानों में आ रहा है। वहाँ पर जितने भी दुकानदार भाई हैं हमारे, वो परेशान है। और जो रास्तों में पानी लीक हो रहा है तो इससे घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, लोग परेशान है। खुद मेरे बजरंगबली वार्ड में आज 7 दिन हो गए, प्रकाश चंद्र जोशी जी का है। अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन शीतला खेत में स्याही देवी के सघन वन क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। वनों की जैव विविधता के आदर्श शीतला खेत मॉडल की अलग अलग प्रजातियों का अवलोकन किया गया। वनों की आग पर अंकुश पाने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। विभाग वनाग्नि की रोकथाम के लिए सतर्क है। एक काम क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रेन से दिख रही है ना, क्या इसमें थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ा दें स्टैगर्ड करके, जिससे कि पानी और रहे और मॉइस्चर रहे। ये लोगों को सुरक्षित भी, ये हमने प्रयास किया था। थोड़ा सा इसको हम लोग और कुछ आपके सुझाव लें, और क्या हो सकता है। मेन चीज़ तो वही है कि इसको आपको डेंसिटी बढ़ा दें स्टैगर्ड करके, ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि आग लगे ही ना, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। इतनी नमी पैदा हो गई है और इतने अच्छे मिश्रित वन हो गए हैं कि इसको देख के लगता ही नहीं कि जैसे चीड़ के जो प्योर जंगल होते हैं वहाँ जिस तरह से आग लग जाती है, वहाँ वो यहाँ लग सकती है। देख के ही लग रहा है कि उसकी संभावना बहुत कम हो गई है। तो इस तरह के कई चीज़ें की जा रही हैं। विभाग तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ही रहा है। हमारे टीम सब बनी हैं, क्रूज स्टेशन सब तैयार रहते हैं। लेकिन कई बार जैसे लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर क्या इसी साल 2024 के अग्नि सीजन में मौसम की ऐसी विभीषिका रही, इतने लंबे ड्राई स्पेल तो दशकों में नहीं हुए थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नैनीताल जिले के रामनगर में सर्व हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली। रैली में अलग अलग हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल रहे। रैली के दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। सनातन समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। 51% मंदिरों में पूजा के दौरान हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार और छोटी छोटी बच्चाओं से लेकर बुजुर्ग माताओं का बलात्कार, उसके बाद जिंदा उनको दफना देना, मंदिरों को जला देना, कई घटना हुई। तो पूरे भारतवर्ष में इसका आक्रोश है। उसी के तहत पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत रामनगर में हमने विश्व हिंदू परिषद और सभी विचारधारा, चाहे वो हिंदू जागरण मंच हो, बजरंग दल हो, RSS हो और भारतीय जनता पार्टी, सभी ने मिलकर ये कार्यक्रम को किया है। मसूरी नगर पालिका की सीट को महिला ओबीसी आरक्षित किए जाने को लेकर मसूरी में महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार से मसूरी नगर पालिका की सीट को आरक्षित ओबीसी महिला से सामान्य महिला सीट किए जाने की मांग की। मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा, बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत मसूरी नगर पालिका की सीट को महिला ओबीसी आरक्षित किया है, जो महिलाओं के अधिकारों का हनन है। करते हैं सरकार का और मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और आज़ादी के बाद मसूरी नगर पालिका की सीट पहली बार यहाँ पर महिला आरक्षित हुई, परंतु उसके साथ इन्होंने ओबीसी लगा दिया, जो सरासर गलत किया और महिलाओं के सपनों को तोड़ा। ये जैसे हमारी मैडम ने कहा कि ये सशक्तिकरण नहीं है, ये नारी का अपमान किया इन्होंने, क्योंकि अगर ये सामान्य सीट करते तो सामान्य में प्रत्येक वर्ग की महिला लड़ लेती और प्रत्येक को अधिकार है लड़ने का, परंतु आपने एक सिर्फ आरक्षण ओबीसी का कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है और नियम विरुद्ध है। इसमें कि मसूरी में जब से नगर पालिका बनी है, अंग्रेजों के समय से, तब से जब ये नगर पालिका मसूरी बनी है, तब से पहली बार जो है एक महिला को मौका दिया जा रहा था
और उसमें जो है ओबीसी सीट कर दी गई है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो महिलाएं इतने समय से धरातल पर काम कर रही हैं, घर घर जाकर के अपनी सेवाएं दे रही हैं, और जिन महिलाओं का उनका तो आपने पॉलिटिकल वो करियर ही ख़त्म कर दिया इस हिसाब से, तो ये बिल्कुल गलत है। ये महिला सामान्य हो सकती है सीट, और महिला सामान्य सीट होनी चाहिए जिसमें कि हर वर्ग की महिला अपनी तैयारी से जो है चुनाव लड़े, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है कि मसूरी में जमीनी स्तर पे ओबीसी महिला आरक्षण का कोई वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 4.2 थी 2018 में, तो भाई 5-4 साल में एकदम से 17% कैसे हो गई। अगर यहाँ पे ओबीसी होती इतनी परसेंटेज तो कोई ना कोई महिला नेत्री भरती। इस समय मसूरी में जमीनी तौर पे जुड़ी कोई भी ओबीसी महिला नहीं है जिनको हम जानते हो या जिन्होंने कुछ मसूरी के लिए काम किया। पहली बार इतने सालों वर्षों के बाद महिला सीट मसूरी में होने जा रही थी, मतलब हुई है, और उसके बाद ओबीसी महिला आपने कर दी, तो ये कहाँ का न्याय है? आप ये बताइए कि आपने किस बेस पे? ये बिल्कुल निराधार जनगणना हुई है, किसी भी तरह से देखा जाए बिल्कुल गलत है। कि आप देखो 4.2 पे भी यहाँ पर बताया है कि इतने परसेंटेज यहाँ पर है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस बेस पे आपने महिला ओबीसी कर दी। आप सामान्य महिला कर सकते थे। सामान्य महिलाओं में सभी महिलाओं का अपना अधिकार था दावेदारी करने का और चुनाव लड़ने का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महिलाओं का अधिकार आपने एक तरफा छीना है ना। तो दूसरी बात, ओबीसी महिला किस बेस पे करा, किसके लिए ओबीसी महिला हुई? मसूरी में रविवार को गोल्फ कार्ट का माल रोड पर सफल ट्रायल किया गया। वहीं रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीरा सकलानी के साथ बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय लोगों ने भी गोल्फ कार्ट के सफर का आनंद लिया। मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी मॉल रोड को व्यवस्थित, सुंदर और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने को लेकर गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाना है। सरकार का और माननीय मंत्री गणेश जोशी जी का सभी यहाँ पर हमारे रिक्शा जो चालक हैं, मजदूर संघ के जो लोग हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। आपने देखा हो जिस तरह से साइकिल रिक्शा में कई बार थोड़ा सा चढ़ाई आने पर जो है जो रिक्शा चालक होता है वो चलाता है, सवारी बैठी रहती है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं था। और उसी को देखते हुए और मसूरी को अपग्रेड करते हुए माननीय मंत्री जी ने इसे प्रयास किया है और मजदूर संघ के लोग सभी इससे सहमत हैं। और अभी 4 गोल्फ कार्ट यहाँ पे आई हैं और निश्चित ही जैसा ट्रायल होगा और जैसे इसकी सफलता मिलेगी तो निश्चित ही और भी गोल्फ कार्ट आएंगे और हमारे जो टूरिस्ट हैं जो पूरे देश से और विदेश से यहाँ पर आते हैं उनको ये सुविधा मिलेगी। तो दूर दूर से यहाँ पे पर्यटक आते हैं और चीज़ें तेज़ी से बदल भी रही है, नई नई तकनीकी टेक्निकली लोग यहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से देखो गोल्फ कार का अभी ट्रायल हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रायल सफल हो और यहाँ पे मसूरी की जो तस्वीर बदले। वो चलाने में दिक्कत नहीं आई। कुल्लड़ी की जो चढ़ाई है वो भी गाड़ी पूरी तरीके से चढ़ी, कम से कम 8 लोग यहाँ से बैठ के गए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का, गणेश जोशी जी का और मोहन पेटवाल जी का, जिनके अथक प्रयासों से हमें आज कुछ सफलता मिल रही है। पेटवाल जी ने हमारा बहुत सहयोग किया, पत्राचार से लेकर मंत्री जी से बात करना, ये सारे पेटवाल जी की ही देन है। रानीखेत में छावनी परिषद ने रक्षा संपदा दिवस समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव ने दीप जलाकर की। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं और कैंट कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। प्रण लेने की जरूरत होती है। हम सब जो है आज बैठ करके सोचें, देखें कि जो काम हमें सरकार ने सौंपा है एज पार्ट ऑफ रक्षा संपदा डिफेंस स्टेट यूनिट, वो हम तहे दिल से करें। रानीखेत, अल्मोड़ा या नैनीताल के सभी कर्मचारी जो इस इलाकों में रहते हैं वो आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। आपसे का मतलब है मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम सब जो है किसी न किसी काम के लिए यहाँ नॉमिनेटेड हैं। नैनीताल में बाइक सवार युवक पैराफिट से टकराकर 20 फीट गहरी खाई में गिरा। हादसे में युवक को गंभीर चोट आई है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक हॉस्टल जा रहा था। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को खाई से बाहर निकाला गया। बड़ी बात यह कि जिला मुख्यालय में हादसा होने के बाद मरीज को हल्द्वानी ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद प्राइवेट एम्बुलेंस से हल्द्वानी उसे भेजा गया। से ऊपर को आ रहा था, जब अपने घर की तरफ कॉन्फ्रेंस से ऊपर चढ़ा तो रेलिंग से एक बुलेट टकराई हुई खड़ी हुई थी, जिसका हॉर्न लगातार बज रहा था।
तो वहाँ पर जाके जब देखा तो लड़का कहीं नीचे झुकड़ी में गिरा था। फिर वहीं के आसपास के हॉलसन के कुछ कर्मचारी थे, कुछ अपने भाई बंधु थे, कुछ मेरा खुद का बेटा था। वहाँ पर आए और उसको निकाला हमने और बीडीमाड़ी लेके आए। उसका लाने के बाद यहाँ पर जब ट्रीटमेंट हुआ तो इन लोगों ने कहा कि इसको हल्द्वानी लेके जाओ। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।